तब तक जो वीडियो देख रहे होंगे वो स्क्रीनशॉट कर लेंगे, क्योंकि जब मैं आ जाऊंगा तो फिर दिखता नहीं है, समझे। चलिए, आप सभी लोगों को मेरा सुप्रभातम। आज जो है कि जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है मानव जनन के में नर जनन अंगों के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं मेल सेक्स पार्ट के बारे में आप लोग को पढ़ना है, समझ रहे हो ना। तो ध्यान देना आप सभी लोग। अब जो है कि इस फिगर में जैसा कि आप देख रहे हो, उससे पहले हम बताएंगे एक स्टेज होती है प्यूबर्टी, किशोरावस्था। कोई भी नर जनन अंग हो चाहे मादा जनन अंग हो, उससे पहले एक स्टेज होती है किशोरावस्था, जिसे हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी, और या एडोलेसेंस एज कहते हैं। कौन सा एज कहते हैं? एडोलेसेंस एज हम लोग उसे कहते हैं। इस एज को हम लोग तूफ़ानी एज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। और अगर हम बात करें सेक्सुअल परिवर्तन, बात करें और भी परिवर्तन आते हैं, इमोशनल परिवर्तन आते हैं, आप लोगों के व्यवहार में बिहेवियर परिवर्तन आते हैं, बहुत चीज़ें परिवर्तन आते हैं, समझे। लेकिन सेक्सुअल परिवर्तन कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो जो है कि अब आप लोगों को हमें बताना है, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वह कौन सा चैप्टर है? मानव जनन अंगों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, समझे। तो किशोरावस्था में ही जैसे ही एक बालक जो है कि पहुंचता है तो उसमें कौन कौन सी चेंजेस आने लगती हैं और क्यों आने लगती हैं, समझे। किशोरावस्था एक ऐसा स्टेज होता है, समझो, जो बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच में एक पुल होता है, समझे। किशोरावस्था क्या होता है? जैसे बक्सर और भरौली के बीच में जो है कि एक पुल है, समझे। अगर क्या पुल कमज़ोर होगा तो क्या तुम बक्सर और भरौली पार कर पाओगे? बीच में ही नदी में गिर जाओगे, पार नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो पुल होता है उसका निर्माण बहुत मजबूती से करना ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़ा रिस्की होता है। सामान्यतः रोड की अपेक्षा जो पुल होता है वो रिस्की होता है, समझे। तो इसी तरह से हमारा जो किशोरावस्था है वह जो है कि बाल्यावस्था और हमारे युवावस्था के बीच में क्या है? एक पुल है, एक पुल का निर्माण करती है। और अगर सोचो, जिस किसी बंदे की किशोरावस्था में अच्छा संगत मिल गया, नया नया उसका भी ब्रेन डेवलप हो रहा है, अभी उसकी नई नई आंखें खुल रही हैं, वो जो है कि अगर अच्छा संगत मिल गया, अच्छे उसके अंदर थॉट आ गए, उसके अंदर अच्छे मतलब वो जो है कि एक ऐसा उसे माहौल मिल गया जो उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, समझे। तो क्या वो जो है कि वही बंदा तो आगे जाएगा ना। और इस किशोरावस्था में ही अगर तुमको गलत संगत मिल गया, शराबखोरी, नशाखोरी, या फिर ज़्यादा थोड़ा आकर्षण, समझ रहे हो ना, तो इन सब में अगर ज़्यादा मतलब उलझ गए, देखो परिवर्तन और चुनौतियाँ सबके सामने होती हैं, लेकिन अगर तुम ज़्यादा उलझ गए और संगत खराब मिल गया, नशा वालों का, मतलब पता चला ऐसे ऐसे लोगों का जो तुम्हारे थॉट से मेल नहीं खाते हो, ऐसे लोगों का जो जिनका कोई करियर नहीं है, तो ये बताओ आप लोग, वो ज़िंदगी बर्बाद कर देगा है। तो इसीलिए कहा जाता है संगत से गुण जात है, संगत से गुण आवत है, समझे। तो इसीलिए एक आप लोग इस चैप्टर को पढ़ाने से एक बार आपसे ज़रूर ऐसे लोगों का संगत अपने आप में रखिएगा जो क्या हो, जिनका एक लाइफ में उद्देश्य हो, समझे। वो उद्देश्यहीन ना हो, जो है कि कुछ करना चाहते हो, ये नहीं कि मतलब कि जिनका मतलब कोई नहीं होता है, कुछ ठीक ही नहीं रहता है, मतलब ऐसे ऐसे आप लोग को लड़के मतलब गुटखा खरीदी गए या पीने वाले ऐसे ऐसे मिल जाएंगे आप लोगों को लड़के। तो उन सब से मतलब ऐसे लोगों से अभी दूर रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक उम्र होता है जो किशोरावस्था है। अभी भी आप लोग उसी अवस्था में हैं, हालांकि आप लोग अब परिपक्व हो जाएंगे कुछ वर्ष में, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ वर्षों में आप लोग परिपक्व हो जाएंगे। सामान्यतः 13 से 19 वर्ष की जो उम्र होती है वह किशोरावस्था की मानी जाती है, और यह जो उम्र है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप इसी उम्र में जो है कि आप एक समाज के हिस्सा बनने जा रहे होते हैं, समझे। आप जो है कि भावी ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं, यही उम्र तय कर देता है, समझे ना। यही उम्र तो तय कर देता है, नहीं कहते हैं कि लक्षण अभी पता चलने लगता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। तो इसीलिए कहा जाता है जिसकी जवानी संभल जाए या जिसकी किशोरावस्था संभल जाए
वही मुकद्दर का बादशाह होता है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए अभी इस उम्र में अभी आप लोग एक डेवलप हो रहे हैं। जैसे एक मिट्टी होती है जो, अभी थोड़ा देख लो, आप लोग सुन लो, बायोलॉजी बाद में चलाएंगे, लेकिन वो जो चैप्टर है इससे रिलेटेड तुम लोग कुछ जान जाओ, जो इसका साइकोलॉजिकल फैक्ट जान जाओ। एक मिट्टी है, आप लोग ध्यान देना, जब हम घड़ा तैयार कर रहे हैं तो एक मिट्टी है, जब हम घड़ा तैयार कर रहे होते हैं पानी भरने के लिए तक कर रहे हैं ना, लेकिन क्या अगर उससे अभी कच्ची मिट्टी है, अभी बनाए हुए हैं, अभी सांचा देंगे, उसे पकाए नहीं हुए हैं, तो ये बताओ उसमें अगर पानी डालेंगे तो गल जाएगा कि नहीं गल जाएगा? गल जाएगा ना, समझ रहे ना? गल जाएगा, क्योंकि वो अभी पकी नहीं हुई है। और वही मिट्टी अगर आपने आग में तपा दिया है और फिर उसमें पानी भरो, क्या वो मिट्टी गलेगा? क्या वो मिट्टी का घड़ा गलेगा? नहीं गलेगा। तो कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि हर चीज़ का एक समय होता है और समय के अनुसार जो है कि जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी होती हैं। तो अभी आप लोगों का समय क्या है? तपाना खुद को, ताकि आप एक अच्छे घड़े बन जाओ। अगर अभी पानी भरने लगे तो पता क्या चलेगा कि गल जाओगे। मेरा कहने का तात्पर्य आप लोग बढ़िया से समझ रहे हैं ना? तो अगर समय को बहाओगे इधर उधर, मतलब, और इस समय की कीमत नहीं समझोगे तो क्या हो जाओगे? गल जाओगे। समझ रहे हैं ना? तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि अभी आप लोगों के जो टाइम है वो तपाने का है। तपाने का मतलब नहीं है कि भरसाई में मुँह डाल देना। तपाने का मतलब ये है, खुद को जलाने का मतलब ये है कि खुद में संघर्ष करना है अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी जो है कि चीज़ें के लिए कि आने वाले लाइफ में हमें क्या करना है, समझे? और जो भी चीज़ें हैं, समझ रहे हो, इस चीज़ को जो है कि आप लोग वो खूबी अपने आप से जान सकते हैं और कोई किसी का ड्रीम नहीं बताता है। आदमी अपना ड्रीम, अपना चीज़ स्वयं तय करता है और स्वयं के पगों के ही अनुसार चलता है। हम लाख आप लोगों को मोटिवेशन देते हैं, लेकिन जो है कि अगर काम करेगा तो आप लोगों का ही ज्ञान आप लोगों पर काम करेगा। श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश जो है कि क्यों अर्जुन को सिर्फ दिया, क्यों नहीं कि युधिष्ठिर को दे दिया, क्यों नहीं भीम को दे दिया, क्यों नहीं और किसी को दे दिया? कभी सोचा है क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जो ये अर्जुन में जो है कि क्या था, जिज्ञासु कुल थे, वो जानना चाहते थे, समझे? तो ज्ञान भी वही प्राप्त कर सकता है जो जानना चाहता है, और वो जानना ही नहीं चाहता, जिस बारे में उसकी रुचि है ही नहीं, तो क्या हम ज़बरदस्ती उसको जाना सकते हैं? एक घोड़ा को जो है कि ज़बरदस्ती हम नदी के किनारे तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसको प्यास नहीं है तो हम ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। समझ रहे हैं ना? तो आप लोगों को अभी भावी ज़िंदगी में अभी क्या करना है, अभी से तय करना है, क्योंकि अभी जो है कि आप लोग नाजुक लम्हों में हो, और इस नाजुक लम्हों में जैसा आप अपने आप को बना लोगे वैसे जो है कि आप वैसा बन जाओगे। जैसे एक घड़ा है, अगर उसे थपथपाए नहीं कुम्हार तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो ये बताओ, अब वो पक जाएगा तो फिर ज़िंदगी भर ना टेढ़ा रहेगा। तो अभी जो है कि आप लोगों को टीचर या जो माँ बाप हैं अभी इस उम्र में, कहते हैं एक उम्र के बाद सब स्वतंत्र हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, सब, ऐसी नो डाउट कि ज़िंदगी भर आपको बंधन है, लेकिन एक उम्र के बाद सब स्वतंत्र हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को अभी किशोरावस्था तक की, अगर हम बात करें आप लोगों को, तो अभी कि अब मान जाओ जब घड़ा पक जाता है तो क्या फिर भी उससे वो थपथपाता है, जो कुम्हार होता है? नहीं थपथपाता है, क्योंकि अब थपथपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो समय था वो पहले ही थपथपाने का समय था, जो आकृति बना रहा था उसी समय। तो अभी आप लोगों की ज़िंदगी बनाने की समय है। तो अभी आप लोगों को कुछ चोट हमसे लगेगी, कभी हम भी सजा देते हैं आप लोगों को, कभी माँ बाप। तो इन सब को थपथपाने को जो है कि उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप लोगों को चोट पहुँचाए, बल्कि आप लोगों को एक सुंदर आकृति दे, आपको एक सुंदर जीवन का निर्माण करे, आप जो है कि एक सुंदर चरित्र का निर्माण करें, ताकि आप एक राष्ट्र के अच्छे नागरिक हों। इसके लिए आप लोगों को तैयार किया जाता है, समझे? तो मैं भी आप लोगों को जो सजा दे देता हूँ उसे जो है कि आप लोग अपने पर मत लीजिएगा कि सर जी बहुत वो हैं, नहीं, मेरा सार्थक उद्देश्य होता है, समझे? और हाँ, अगर किसी को लगे कि ऐसा मतलब सर दुश्मनी ऐसा मतलब हम पर ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं तो बोल देना, फिर हम उसको नहीं छूएंगे नहीं, समझे? कहने का तात्पर्य है कि आप लोग अगर तैयार हो
तो मैं भी मतलब आप लोगों के साथ तैयार हूँ, समझ ना। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हुए मेरा यही कहने का तात्पर्य था कि अभी भी आप लोग किशोरावस्था में ही हैं, तो आप लोग जो है कि अभी कौन सा समय है, तपने का समय है, पढ़ने का समय है, समझे। विद्यार्थी जीवन के लिए कहा ही गया है, क्या कहा गया है, काकचेष्टा बकोध्यानम स्वानिंद्रा तथैव अल्पाहारे गृहे त्यागे विद्यार्थियम पंचलक्षणम, समझे। तो प्यूबर्टी की एज हम लोग बात करते हैं। टॉपिक थोड़ा भटक गए थे, भटके क्या थे, थोड़ा आप लोगों को ये समझाना ज़रूरी था आज, क्योंकि किशोरावस्था के बारे में आज हम बता रहे हैं। तो जब आदमी एक किशोरावस्था एज में पहुंचता है तो उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, समझे। और वो परिवर्तन आते क्यों हैं, क्योंकि आपके अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं, जो है कि क्या होते हैं, जन हार्मोन होते हैं, वो जो है कि ग्रोथ करने लगते हैं। उनका समय आ जाता है जो आप लोग को पुशअप करती है। और पुशअप आप लोग को क्यों करती है, ताकि आप लोग तैयार हो, आप लोग रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो, आप लोग जनन कर सके, आप जो है कि सेक्सुअली मैच्योर हो सके, समझे। तब जब बच्चा 12 लड़का जो है कि जब 13-14 साल में जाता है तो मैच्योर हो जाता है, समझे। मैच्योर का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे उसकी निशानियाँ क्या होती हैं अगर हम बात करें आप लोगों को, तो एक तो उसके जो गोनाड्स हैं, यानी उसके जो वृषण है, जो जनन अंग है, प्राथमिक जनन अंग है, वो जो है कि टेस्ट्रोजन हार्मोन बनाने लगता है। पुरुषों में कौन सा हार्मोन बनने लगता है, टेस्ट्रोजन हार्मोन बनने लगता है। और जो टेस्ट्रोजन पुरुषों में हार्मोन बनने लगता है, समझ रहे हैं ना, उसी के कारण उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। वो परिवर्तन आप देख सकते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, 9 वर्ष के, लड़के लड़के में फ़र्क ही नहीं बुझाता है, समझ में आता है, थोड़ा भी नहीं समझ में आता है, समझ रहा ना। तो मेरा कहने का क्या तात्पर्य है कि जब वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है आप लोगों में, तो देखना लड़कों लड़कियों में असमानता अंतर आने लगता है। जैसे ये 8 वर्ष का होगा, 8 वर्ष का होगा, एक ही मोहल्ला में नहीं समझ में आ रहा होगा कि लड़का है कि लड़की है, कन्फ्यूज हो जाता होगा आदमी। देखना छोटा बच्चा को जाएगी, अगर पैंट वैंट सब कुछ पहना हुआ है तो उसे नहीं पहचान पाएगा कि वो लड़का है कि लड़की है, पूछना पड़ेगा ये चाची बबुआ की बुचिया ही है, समझे। अगर थोड़ा बड़े हो गए हो तो मतलब 20 वर्ष के आदमी को कहोगे कि 20 वर्ष की लड़की है, 20 वर्ष का लड़का है, उसको भी कंफ्यूज हो जाओगे कि बबुआ की बुचिया है। कुछ ना कुछ जो है कि चेंज आने लगती हैं। तो ध्यान देना लड़कों में क्या चेंज आती हैं। पहला, एक तो जो है कि अगर ऊपरी तौर से देखें तो मूछ दाढ़ी आने लगती है, समझे। मूछ दाढ़ी का 13 से 14 वर्ष जब ज़्यादा ग्रो करने लगता है तो मूछ दाढ़ी आने लगती है लड़कों में। पहला चेंज तो ये हो जाता है। दूसरा चेंज, उनकी जो है कि बॉडी बहुत तेज़ ग्रोथ करती है। देखना इस समय आप लोग की बॉडी बहुत तेज़ ग्रोथ करती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में अभी आप देखें 5-6 साल में इतना बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या मैं अब लंबाई से बढ़ूँगा, अब क्या मेरा अब और शरीर बढ़िया हो जाएगा। जितना हम 5-6 साल में ग्रो कर दिए पिछले 5-6 साल में, अब और अब अगले 5-6 साल में और ग्रो कर पाऊँगा मैं, तब तो पता है तरकुल का पेड़ हो जाऊँगा, कुंभकर्ण का बाप हो जाऊँगा ऐसे एकदम, है कि नहीं। लेकिन नहीं, क्योंकि वो एक एज था ग्रो करने का, 5-6 साल, समझे। तो उसमें फिजिकली भी आप ग्रोथ करते हो, मेंटली भी ग्रोथ करते हो, इमोशनली आप लोग को बहुत ग्रोथ करना होता है, समझे। तब ध्यान देना फिजिकली ग्रोथ में एक तो मूछ दाढ़ी आप लोग देख लिए, फिर आप लोग का बॉडी बनने लगता है, चेस्ट बाहर आने लगता है, समझे। फिर आप लोगों का जो है कि शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अब आप जो है कि क्या कर सकते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो सकते हैं, मैच्योर हो गए हैं, अब आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। पहले जो है कि 10 वर्ष के थे तो रिस्क नहीं था आप पर, समझे। 10-12 साल के नॉर्मली थे तो रिस्क कुछ नहीं था। लेकिन अब जो है कि क्या है, अब आप लोग का शुक्राणु बनना तैयार हो गया, अब आप जो है कि क्या हो गए, सेक्सुअली मैच्योर रिप्रोड्यूस करना है, यानी शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाता है, समझे। फिर जो है कि अगर हम बात करें आप लोग को, तो जो जेनिटल पार्ट है, जेनिटल यानी प्यूबिक पार्ट है, प्यूबिक पार्ट मतलब जो प्राइवेट पार्ट है, वहाँ पर भी हेयर ग्रो स्टार्ट करने हो जाते हैं, यानी बाल आने लगते हैं, समझे। और जो आर्मपिट है, जो कांख कहते हैं, आर्मपिट कहते हैं, आर्मपिट हेयर, कांख का बाल हम लोग ऐसे नॉर्मली भाषा में कहते हैं, वहाँ भी हेयर ग्रो करना हो जाता है। छोटे बच्चों को देखोगे हेयर होता है वहाँ पर, कांख में कहाँ हेयर होता है, नहीं होता है, समझे। तो ये जो है कि सामान्यतः कुछ लक्षण लड़कों में आने लगते हैं। और एक और अच्छे लक्षण उत्पन्न होते हैं, वो भी सेक्सुअली के लिए ही, ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके, आप लोग जनन कर सके, किसी के प्रति आप लोगों का आकर्षण। और किसी के प्रति, लड़कों के प्रति आकर्षण थोड़े होगा। अगर एक लड़कों के प्रति आकर्षण, अगर एक लड़का का आकर्षण अगर लड़के के प्रति हो जाए तब तो गड़बड़ है, बायोलॉजी के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, तो बवाल हो जाएगा।
बाद में जो है कि मान जा तो रितेश है कहा कि जो है कि नहीं हम जो है कि विवेक से शादी करेंगे। ओ भाई तब तो प्रॉब्लम, घर वाले कहेंगे ये वंश नहीं चलने देगा, समलैंगिकता का उदाहरण था तो फिर गड़बड़ है ना। तो इसमें जो है कि आप लोग जो है कि थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं, जो लड़के होते हैं वो जो है कि लड़कियों के प्रति जो है कि क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, समझे। अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को तो ये नेचुरली है, ये मतलब एक का बात करें आप लोग को तो प्राकृतिक है, समझे। अप्राकृतिक क्या है कि लड़कों को लड़कों से ही प्यार है। अब मतलब ऐसा कि एकदम ज़िंदगी भर हम साथ रहे भैया, एकदम दोस्ती की बात अलग होती है, लेकिन अभी नहीं समझ, कुछ लोग तो इतने पागल हो जाते हैं उस समलैंगिकता भी आ करने लगते हैं। खैर हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट समलैंगिकता का है ही नहीं, ना ही ये नेचुरल है ना ही ये है। हम लोग सनातन के हैं, हम लोग प्रतिपूजक हैं, हम लोग प्रकृति को मानते हैं, समझे ना, जो भी प्रकृति के नियम हैं। बाकी ये सब और भी जो प्रकृति के अलावा है, जो कर्मकांड है वो तो बाकी कर्मकांड है ना, कर्मकांड है, मान सकते हो कर्म के कांड एक नियम है, लेकिन हम लोग वास्तव में क्या है, प्रकृति पूजक हैं, हम लोग प्रकृति को मानने वाले हैं, समझे। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट समलैंगिकता हमारे संस्कृति में है ही नहीं, कहीं कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लो, समलैंगिकता कॉन्सेप्ट है ही नहीं, समझे। अब ध्यान देखना, सेम कुछ आप लोगों ने देखा कि लड़कों में कौन कौन से जो है कि चेंज आ जा रहे हैं जब वो किशोरावस्था में पहुंच रहे हैं। तो बाल्यावस्था से कुछ तो चेंज आ गया, इनमें 5 चेंज आएगा, लिखने को लिख लोगे। पहला मूंछ दाढ़ी उगना, दूसरा शुक्राणु बनना, तीसरा चेस्ट डेवलप होना, चौथा बॉडी बन जाना, बॉडी का बहुत तेज़ ग्रोथ करना, पांचवा सेक्सुअल फीलिंग अट्रैक्ट होना, फिर छठवां उसमें जो है कि काखी में बाल आ जाना, सातवां प्राइवेट पार्ट या जो प्यूबिक रीजन है वहाँ पर भी बाल उग जाना। ये 7-8 रीजन आप लोग दे सकते हैं ना। तो ये चेंजेज आते हैं जब एक बालक किशोरावस्था में जाता है। अब एक जब बालिका किशोरावस्था में पहुंचती है तब उसके अंदर कौन सा चेंज आता है, ये जो है कि आप लोगों को पढ़ना है, समझे। तो जब एक बालिका किशोरावस्था में पहुंचती है तो उसके अंदर कौन सा चेंज आता है, सेम थोड़ा अपोजिट कर दो। कुछ चीज़ें तो बहुत मिल रही हैं, समझे। एक मिल रही है प्यूबिक पार्ट में जो है कि हेयर ग्रो करना, आर्मपिट में हेयर ग्रो करना, ये चीज़ें मिल रही हैं। शरीर का ग्रोथ दोनों का ही तेज़ी से रैपिडली ग्रोथ करता है, समझे। फिर जो है कि अगर हम बात करें थोड़ा अलग ग्रोथ क्या होता है, इनमें ब्रेस्ट डेवलप होता है, ब्रेस्ट मतलब स्तन जो है कि डेवलप्ड होते हैं। फिर अगर बात करें आप लोगों को थाई जो होता है, जो जांग का पार्ट होता है वो जो है कि ब्रॉड हो जाता है, वो जो है कि चौड़ा हो जाता है, समझे। फिर जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को तो इनमें भी पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। जैसे मेल में शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाता है, वैसे ही महिलाओं में पीरियड्स आने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं मंथली साइकिल। तो जब मंथली साइकिल आ जाता है तब यह माना जाता है कि लड़की जो है कि अब किशोरावस्था में आ चुकी है, समझे। और समांतर तो 5-6 और एक और बात, लड़कियों का भी आकर्षण किसके प्रति हो जाता है, लड़कों के प्रति आकर्षण हो जाता है, समझे। दोनों अपोजिट जो है कि अट्रैक्शन होते हैं, सेक्सुअली अपोजिट अट्रैक्शन अपोजिट होते हैं, समझे। तो अब ध्यान देना कौन कौन से और इनमें कौन सा हार्मोन होता है, ध्यान देना। लड़कों के हार्मोन को हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। लड़कियों में 2 हार्मोन बनते हैं, एक होता है ओएस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, समझे। तो ओएस्ट्रोजन हार्मोन कब रिलीज होते हैं या हमेशा रिलीज होते हैं, वो जो है कि क्या होते हैं, ओएस्ट्रोजन को हम लोग सेक्सुअल हार्मोन कहते हैं महिलाओं का, और ओएस्ट्रोजन हार्मोन के ही कारण इनमें जो है कि सेक्सुअल परिवर्तन आते हैं, पीरियड्स वगैरह। फिर जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों का ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट मतलब स्तन ग्रंथियों का बढ़ना, थाई यानी जो जांघ का पार्ट है वह जो है कि चौड़ा होना, 3 पार्ट। फिर चौथा बाल उगना कांख में, और फिर जेनिटल पार्ट प्राइवेट पार्ट में, समझे। फिर 5वां की अगर हम बात करें आप लोगों को तो सेक्सुअली जो है कि अपोजिट अट्रैक्शन यानी लड़कियों का लड़कों के प्रति आकर्षण। ये सब जितने भी 5-6 कारण आप लोगों ने पढ़ा वह जो है कि किस हार्मोन के कारण होते हैं, ओएस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होते हैं। किस हार्मोन के कारण होते हैं। अब जो है कि आप लोगों से अगर कोई पूछ देगा, एस्ट्रोजन हार्मोन भी कहते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं, ध्यान देना। अब कोई आपसे पूछ देगा कि कौन सा हार्मोन महिलाओं में पीरियड्स कंट्रोल करता है या पीरियड्स का हार्मोन किसे कौन रेगुलेट करता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन कंट्रोल करता है। कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन कंट्रोल करता है, समझे। अब ध्यान देना आप लोग एक और कदम आगे, महिलाओं में एक और हार्मोन पाया जाता है जो सेक्स हार्मोन होता है, वो होता है प्रोजेस्टेरोन। यानी पुरुषों में केवल एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और महिलाओं में 2 हार्मोन पाया जाता है। क्योंकि महिलाओं का जो स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा जटिल है, क्योंकि वो जननी है,
इसीलिए हमारी संस्कृति में जो है कि माता को जो है कि जननी कहा गया है, समझे। मातृजननी, मातृभूमि। आप लोग देखो, मातृ जो है कि एक सनातन संस्कृति की बात करें, यह एक संस्कृति ऐसी है जिसमें देवियों को पूजा किया जाता है। यही नवरात्र का दिन है और इसमें महिलाओं को पूजित किया जाता है, महिलाओं को पूजा का स्थान दिया गया है, समझे ना। और कोई बता दो संस्कृति, समझे, क्योंकि हम लोग प्रकृति हैं। तो इसीलिए नर को जननी, माता को जननी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है कि एक सोचो, एक कलाकार जो है कि एक खूबसूरत पेंटिंग बनाता है तो हम उसकी इतने वाहवाही करती हैं, और एक जो है कि माँ पूरा का पूरा जो है कि एक संतान उत्पन्न करती है, पूरा का पूरा एक मतलब जीव ही मतलब अपने अंदर अपनी वो समाहित है, उसके अंदर ही जो है कि प्रकृति का खूबसूरत हिस्सा पल रहा है। जो आने वाले संसार में मोदी होगा कि क्या होगा, अम्बेडकर होगा कि योगी होगा कि क्या होगा, पता ही नहीं है कि स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, हैं। तो इसीलिए तो माँ महान है, क्योंकि अगर भगवान को भी पैदा होना है संसार में तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? भगवान को। खैर, संतान उत्पत्ति में माँ बाप दोनों का हिस्सा बराबर है, लेकिन जो है कि उसमें थोड़ा माँ का हिस्सा वो है संतान प्राप्ति में, क्योंकि 9 महीना पालना, समझे। इसीलिए कहा जाता है, एक बात का सुने होंगे कि एगो माई 7 गो लइकन के पाल दे, लेकिन एगो बाप से एगो लइका पालने बहुत मुश्किल होता है, समझे। मतलब एक कहावत के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माँ का ममता ही कुछ ऐसा होता है। अब पिता को हम कम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पिता को इग्नोर करते हैं। पिता का मतलब दोनों का प्यार बहुत अलग अलग होता है, समझे। एक जो है कि आकाश की तरह हमारे ऊपर विराजमान होता है, तो एक धरती की तरह हमें पोषण करती है, समझे। दोनों का ही महत्व बराबर है, अब किसी को इग्नोर नहीं करें, समझ रहे ना। अब ध्यान देना, तो इसीलिए जो फीमेल है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, समझे, क्योंकि उन्हें जो है कि गर्भाशय में जो है कि बच्चों को 9 महीना पालना भी है, समझे। तो फीमेल का अगर पार्ट, अगर आप लोग सेक्सुअल पार्ट पढ़ेंगे आप लोग को, थोड़ा वो जटिल होगा, उसे आप लोग समझने में थोड़ा जो है कि हो सकता है 2-3 दिन टाइम लगे, लेकिन मेल का तो मुझे लगता है 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा, समझे। तो प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन, पी से प्रोजेस्ट्रोजन, पी से प्रेगनेंसी। तो जब महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, समझे, तो उसके बाद उनमें जो है कि कौन सा हार्मोन काम करने लगता है? प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन काम करने लगता है। कौन सा हार्मोन काम करने लगता है? प्रोजेस्ट्रोजन। और वही प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन तो प्रेरित करता है एक्सोटिसिन हार्मोन निकालने के लिए, तरह तरह के हार्मोन निकालने के लिए, कि जो है कि क्या हो जब प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन निकले, तरह तरह के हार्मोन निकले, तो जो है कि उससे क्या होगा? स्तन ग्रंथियाँ डेवलप होंगी, दूध निकलेगा, दूध से ही तो बच्चा पलेगा, समझे ना। फिर कई सारे हार्मोन निकलते हैं प्रेगनेंसी के समय। और एक बात ध्यान देना, जब वास्तव में एक नारी तभी परिपूर्ण होती है, साइकोलॉजिकली देख लो, बायोलॉजिकली देख लो, या फिजियोलॉजी देख लो, या इमोशन देख लो, या स्पिरिचुअली देख लो, एक नारी तभी परिपूर्ण मानी जाती है जब वह माँ बनती है। तो एक नारी के लिए जब सबसे ज़्यादा जो सुखद एहसास होता है वह माँ बनना होता है। माँ बनने के बाद किसी भी नारी को देखना, उसका बहुत एटीट्यूड चेंज हो जाता है और बिल्कुल शांत, निर्मल नदी की धारा की नहीं बल्कि समंदर की धारा बिल्कुल शांत हो जाती है। देखना कभी ऐसी लड़कियाँ जो बहुत ऐसे, वो तो लगती हैं सादे में बहुत ऐसे लगते होंगे, लेकिन माँ बनने के बाद उनके चेहरे पर अलग ही आभा, एक अलग ही झलक हो जाता है। कभी नोटिस किए हो कि नहीं? ये बात नहीं किए हो, कभी देखना, समझे। तो यह जो है कि अगर हम बात करें, उस समय बहुत फिजियोलॉजिकल चेंज हो जाता है, और माँ बनने के बाद उनमें एक ऐसा रस आ जाता है, और वो होता है उनमें एक ममता का रस आ जाता है, यानी कि ममता का जन्म हो जाता है। ममता का मतलब क्या होता है? एक माँ का जो बच्चे के प्रति प्यार होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ममता। क्या कहते हैं? ममता, समझे ना। तो उसमें जो है कि एक और जो है कि ममता का जन्म हो जाता है, जो बहुत ही अनमोल होता है, इसलिए कहते हैं माँ को महान कहा गया, समझे। अब ध्यान देना, तो कौन कौन से हार्मोन हैं जो महिलाओं में पाए जाते हैं? एक है एस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरोन। अब प्रेगनेंसी हार्मोन किसके कहते हैं? तो कंफ्यूज मत होना, पी से प्रेगनेंसी हार्मोन और पी से प्रोजेस्टेरोन, समझे। और सेक्स हार्मोन मेन कौन सा होता है महिलाओं में, जो पीरियड्स वगैरह कंट्रोल करता है? तो वो कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। कौन सा कौन होता है? एस्ट्रोजन, समझ गए ना। अब ध्यान देना, दोनों चेंज देख लिए। प्यूबर्टी के समय लड़कों में क्या चेंज होता है, लड़कियों में क्या चेंज होता है, दोनों चेंज देख लिए। अब ध्यान देना, तुम लोग अपने पड़ोस में रहोगे ना, अब तुम्हारे संगवा की रहेगी लड़कियाँ कोई,
तुमसे लमहर हो जाएगी, तुमसे बड़ी हो जाएगी, तुमसे जल्दी तैयार हो जाएगी, समझ रहे ना। तुमको अरे ये तो हमारी बड़की दीदिया लग रहा है देखने में, तुमको शर्म आएगी कि बचपन में जो साथ खेलते थे, तुमको जो कि शर्म आएगी कहने में कि मतलब साथ अगर खेले हो तो वो बतिया कहने में शर्म आएगी। काहे कि लगे तुमसे जो है कि तुरंत बड़ी जाएगी। अगर 7-8 में, अगर 2-3 में लड़का पढ़ रहा है, 2 में अगर लड़का लड़की पढ़ रहा है, 8 तक जाते जाते लड़कियाँ इतना बढ़ जाएगी ना कि लड़का जो है कि दीदिया कहेंगे, क्या कही, मतलब बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। क्यों? तो लड़कियां जो है कि सामान्यतः लड़कों से जो है कि 2 बरस पहले मैच्योर हो जाती हैं। 11-12 साल की उम्र में वो मैच्योर हो जाती हैं, समझे। और लड़के जो मैच्योर होते हैं ना वो 13 से 14 साल में होते हैं। इसीलिए ना लड़की का बहुत तेज़ ग्रोथ हो जाता है 11 से 13, थोड़ा पहले। इसीलिए लोग कहते हैं कि सुने होगे कि शायद लड़किन के तैयार हो देर ना लगेला, ऐसा सुने हो ना, पुराने लोग कहते हैं, कथनी है। तो ऐसा इसलिए क्यों कहते थे? देखो साइंस नहीं पढ़े थे सब लेकिन सब साइंस जानते हैं। पीपल का पूजा करते हैं, पीपल का पेड़ लगाते हैं, साइंस नहीं जानते हैं, लेकिन सब साइंस जानते हैं, समझे। तो हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग साइंस और विज्ञान, हम लोग प्रकृति पूजा की हैं हम लोग, समझे। सूरज को हम क्यों पूजते हैं ये भी आप लोग को बताया जाएगा, समझे। अब ध्यान देना, तो आप लोग समझ गए ना कि मैच्योरिटी लड़कों में पहले आती है या लड़कों में पहले आती है? लड़कियों में पहले आती है। लड़कियों में मैच्योरिटी कब आती है? 11, 12, 13 इसी उम्र में आती है। किसी में 11 साल पर आ जाती है, किसी में 12 साल में आ जाती है, किसी में 13 साल पर आती है। और कोई अगर लड़की है जिसमें 15 साल तक अगर उसे पीरियड्स नहीं आया तो थोड़ा उसे सोचने की बात है, उसे जो कि कहीं ना कहीं इलाज अपने पेरेंट्स को बताने की बात है, और थोड़ा कहीं ना कहीं अपने बारे में जानो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि सामान्यतः 11 से 13 के बीच में लड़कियाँ को जो है कि जो मैच्योर हो जाती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए, समझे। लेकिन अगर हम बात करें आप लोग लड़कों को, तो लड़के के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस मैच्योर कब होते हैं? 13 से 14 साल, समझे। और लड़के को कहेंगे अगर बबुआ तू 18 साल से ऊपर हो गया, अगर तेरा शुक्राणु नहीं आ रहा तो तू जो है कि ज़रूर अपने माँ बाप को बता करके और हॉस्पिटल एक बजा संपर्क कर कि क्या बात है, आखिर कोई प्रॉब्लम हो सकता है तभी तो है। एक एज है सबका, समझ रहे ना। तो ध्यान देना, आप लोग ये समझ गए कि किशोरावस्था आते आते तक हम लोग को जो है कि सेक्सुअली कैसे फिट होते हैं, हम लोगों में परिवर्तन क्या होता है, हम लोगों में बदलाव कैसे होता है, और एक लड़कों में क्या परिवर्तन है, एक लड़कियों में क्या परिवर्तन होता है, ये समझ गए। किस हार्मोन के कारण परिवर्तन होता है ये भी समझ गए। कोई डाउट किसी को? नहीं ना। अब आ जाना, अब जो है कि हम लोग बारी से बारी जो है कि विस्तृत अध्ययन करेंगे नर जननांगों के बारे में, फिर हम लोग अध्ययन करेंगे मादा जननांगों के बारे में। यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोग याद करना, 3 क्वेश्चन, और कल इस बात पर हम खड़ा करा के बहुत तेज मार सकते हैं। ध्यान देना, कौन कौन सा? एक, चेंजेज क्या आती हैं मेल में, फीमेल में क्या चेंजेज आती हैं? 5-5 चेंज, कम से कम 5-5 चेंज, समझे। और एक और बात है, लड़कों का आवाज़ जो है कि मोटा होने लगता है। ये तो और बहुत चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तो भूल भी जाते हैं। लड़कों का आवाज़ जो है कि मोटा होने लगता है, लाउडनेस ज़्यादा हो जाती है, समझे। और लड़कियों की आवाज़ जो है कि क्या हो जाती है, सुरीला बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, समझे। ये भी एक चेंज आता है, समझे। अब देखो इस आवाज़ में क्या जादू है, अगर लड़के बोलेंगे जहाँ ना तो वहाँ पर एकदम सन्नाटा हो जाएगा, समझे। इनका आवाज़ भारी है, और लड़कियाँ बोलेंगी ना हम थाना पर सुनाई दे देगा, बहुत दूर तक जाता है इनका आवाज़, समझे। हो गया तीखा श्रील आवाज़ है, पता चलेगा एकदम गढ़ी को पार, समझे। हम लोग चिल्लाएंगे ना तो यहाँ तो एकदम, यहाँ इसे अगर चिल्ला दे तो बंदर कौवा सब भाग जाएंगे, समझे। लेकिन दूर तक आवाज़ हम लोग का नहीं जाएगा, लेकिन इनका आवाज़ है कि क्या हो जाएगा, दूर तक चला जाएगा। हम लोगों की आवाज़ में जो हम लोग मर रहे हैं, हम लोग के आवाज़ में जो कि पिच बहुत ही ज़्यादा होता है, लाउडनेस, समझे। और इनकी आवाज़ में फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए दूर तक आवाज़ किसका जाएगा, आवाज़ गूंजेगा किसका ज़्यादा, लड़कों का। तो ये भी एक परिवर्तन जो है कि आ जाता है, समझे। तो इसीलिए जो है कि आप लोग लड़का और लड़कियों की आवाज़ में परिवर्तन करना जान लेते हैं, समझे। लेकिन कुछ ऐसे पिक्चर आप लोग ने देखा गया, एक आयुष्मान खुराना का पिक्चर था, उसमें जो है कि वो कॉल सेंटर पर काम करता था और लड़का ही था, और लड़कियों जैसा आवाज़ बदल करके न जाने की तरह को कंफ्यूज कर दिया था। अच्छा कौन सा वो पिक्चर था? ड्रीम गर्ल। हमारे सारे मतलब जब दिल्ली में तो मेरे सारे दोस्त जो कि गए थे ड्रीम गर्ल, और देखो उसमें क्या होता है, अपने बाबू जी को उल्लू बना देता है जब जो है कि ड्रीम गर्ल सपना है, उसमें एक कहानी जो है कि दिखाया गया इसके बारे में, उल्लू बनाने की, समझे। अच्छा ड्रीम गर्ल याद है इन सबको? अब लो जी कल पूछते हैं, रुको हैं
हम भूल गए थे पिक्चर का नाम ड्रीम गर्ल। बस एक पता था कि हाँ दोस्त गए थे सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने, हम नहीं गए थे, हम सुपर 30 देखने गए थे, बाकी सब पिक्चर नहीं देखने गए थे। सुपर 30 बहुत बढ़िया है वाकई, काबिल तारीफ़ है उस पिक्चर के बनाने की। आनंद सर वो पहला मेरा मूवी है जो मैं सिनेमा हॉल में देखा हूँ। व्यू म्यूजिक हॉल था नई दिल्ली, वहीं पर गया था अपने दोस्तों के साथ, बहुत इंजॉय किया। ग्रेट फैंटास्टिक मूवी है। एक बार ऐसी मूवी देखो जो तुम्हारे अंदर आग लगा दे। हाँ ऐसे एक पिक्चर देखिए एकदम, और हम लोग आए ना, सही बताए, एक हफ्ता जो है कि रगड़ के पढ़े पूरा आगे किताब एकदम, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। असल में जानते हो चीज़ें जो तुम देखते हो, जिन चीज़ों के साथ रहते हो ना, उसका प्रभाव तो पड़ता ही है, चाहे वो 2 दिन पढ़े चाहे वो 5 दिन पढ़े। और लगातार उन्हीं चीज़ों के साथ ऐसा रहने लगे तो धीरे धीरे आदत हो जाएगा, आदत तुम्हारा चरित्र बदल जाएगा, चरित्र बदल गया तो तुम बदल गए। यही तो करना है, आदत से बदलता है चरित्र और चरित्र से इंसान, समझे। तो यही है, ऐसे ऐसे पिक्चर को देखा करो। सुपर 30 हो गया, ऐसा पिक्चर सब। अब ध्यान देना, तो अब हम जो बताएंगे आप लोग को नर जनन अंग तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम के बारे में आप लोग को बताएंगे। ध्यान देना, एक होता है हम लोग का प्राथमिक लैंगिक जनन अंग, एक होता है द्वितीयक लैंगिक जनन अंग, समझे। अब देखो कहीं भी जो है कि एक प्राइमरी लोग होते हैं जो एकदम ज़रूरी हमारे जीवन में कुछ काम होते हैं जो बहुत ज़रूरी काम है। तो ध्यान देना आप लोगों को जो है कि प्राथमिक लैंगिक जनन और द्वितीयक लैंगिक जनन अंगों के बारे में जो है कि अब आप लोगों को बताना है, नर जनन अंगों के बारे में, समझे। ये जो है कि हम लोग का आप सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो वे लैंगिक अंग जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है, वे लैंगिक अंग जिनमें युग्मक का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग, समझे। अब मान ब्याह किसी का हो रहा है तो अब प्राथमिकता किसको दी जाएगी, दूल्हा को या देवर को, दूल्हा को या दूल्हा के छोटे भाई को। क्यों, क्योंकि ब्याह किसका हो रहा है, दूल्हा का, क्योंकि मेन वही है ना, उसी के लिए तो वो प्राथमिकता उसी को दी जाएगी, समझे। अब जो कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो उसी तरह से जो एकदम मुख्य हैं उनको हम लोग कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। तो वे लैंगिक अंग जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है उसे जो है कि हम लोग कहते हैं प्राथमिक लैंगिक जनन अंग। क्या कहते हैं, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग कहते हैं जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है, समझे। और अगर हम बात करें आप लोगों को, तो जो नर हैं यानी कि जो मेल हैं उनमें युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में। जो फीमेल हैं उनमें जो है कि युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। मादा में जो है कि कहाँ होता है युग्मक का निर्माण, अंडाशय में। तो वृषण क्या है कि मानव नर जनन का प्राथमिक अंग है, समझे। और अंडाशय क्या है, मादा जनन अंग का प्राथमिक अंग है, समझ गए। तो प्राथमिक जनन अंग वृषण नर में और मादा में अंडाशय, क्लियर कट। अब जो है कि द्वितीय लैंगिक जनन अंग क्या होता है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम के बारे में। तो द्वितीय लैंगिक जनन अंग क्या होते हैं, जो युग्मकों को निर्माण में सहायता प्रदान करें, समझे। अब देखो जो दूल्हा के साथ जो बाराती जाते हैं, ध्यान देना, उनकी विवाह नहीं होती है लेकिन फिर भी वो जाते हैं, क्यों, एक उल्लास है, एक सहायता भी करने, समझ रहे हो ना। दुल्हन का विवाह है लेकिन दुल्हन का भाई भी है, दोस्त भी आए हैं, सब कुछ वगैरह, कोई गांव के घर के तो सहयोग के लिए तो आए हैं। अब बात अलग है कि अब जो है कि सहयोग के लिए आए हैं, समझे। तो लोग क्या करें, सर खाने के लिए आए हैं, अरे कहते हैं, तो वो भी तो एक प्रेम से कोई आ रहा है ना, कि केवल खाने के लिए आ रहा है, एक सपोर्ट के लिए, एक जो है कि प्रेम सद्भाव से तुम्हारे में अटेंड हो रहा है, समझे। शादी में कभी हम लोग जाते हैं तो कभी कभी गुस्सा आता है जब लोग पूछते हैं, अच्छा ये खाना वाना खैले हो, अरे भैया खाना में ना खाइल बनी क्या करे, अमेरिका आयल बनी ये बताओ, गुस्सा नहीं आता, मतलब एक हंसी छूटता है उस पर। आप भी लोग भी जाते होंगे तो कोई पूछता है खाना वाना खा के जाइए तो लोग जाते क्यों है, सामान्यतः जाते क्यों है, खाना खाने। तो उसी तरह से जो है कि अगर बात करें तो वो जो सहायता करते हैं, उस युग्मक के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं, उन अंगों को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, हम लोग कहते हैं द्वितीय लैंगिक जनन अंग। कौन सा अंग कहते हैं, द्वितीय लैंगिक जनन अंग कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम लोग कहते हैं, समझे। अब ध्यान देना, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन सी होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है सहायक नलिकाएं, समझे, और एक होती है सहायक ग्रंथि, समझे। अब ध्यान देना,
जो सहायक नलिकाएं हैं, शुक्रवाहिका है वैस एफरेंसिया, अधिवृषण एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनी वैस डिफरेंस, वैस एफरेंसिया एपिडिडाइमिस वैस डिफरेंस, यानी कि शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, ये जो है कि सहायक नलिकाएं हैं। सहायक ग्रंथि क्या है? शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है और बल्बो यूरेथ्रन ग्लैंड है। ये जो है कि क्या है? सहायक ग्रंथियां हैं। क्या है? ग्रंथियां हैं। ये तीनों जो है कि हेल्प करती हैं क्या? मानव नर युग्मक का स्थानांतरण होने में। क्या होने में? समझे? अब ध्यान देना, ये 6 पार्ट इनके सारे बारे में समझ गए। सब्जी काट के तैयार, अब छौंकने की बारी है, मसाला डालने की बारी है। ध्यान देना, तो यहाँ पर अब समझ जाना कौन सा आर्गन कैसे काम करता है। ये हमारा जो है कि है वृषण। समझे? वृषण जो है कि जो नर में होता है वह शरीर के बाहर जो है कि जांघों के बीच में होता है। समझे? तुम लोग कहोगे सर जी शरीर के बाहर जो है कि वृषण क्यों होता है? और शरीर के बाहर एक चमड़े की थैली में, जिसे हम लोग कहते हैं स्कोर्टम, वृषण कोष में होता है। समझे? ऐसा क्यों वो जो है कि शरीर के बाहर होता है? वह शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि शुक्राणु को बनने के लिए हमारे शरीर से 2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए, और इस कारण जो है कि हमारा जो है कि वृषण जो पुरुषों में होता है वो क्या होता है? शरीर के बाहर होता है। क्या होता है? शरीर के बाहर होता है। समझे? अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो जो शुक्राणु शरीर के बाहर होता है, यह जो है कि आप लोग नोटिस किए होंगे, इसीलिए ठंडी के दिनों में यह टेम्परेचर कम होता है। जब ठंडी के दिनों में तो यह बिल्कुल जो है कि आप लोगों ने लड़के अनुभव किए होंगे कि वो बिल्कुल जो है कि सरफेस से चिपक जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। और गर्मियों के दिनों में शरीर का टेम्परेचर हाई होता है तो जो है कि वो जो है कि क्या होता है? नीचे की तरफ झुक जाता है। इसका आप लोग अनुभव करना। समझे? तो ये जो है कि वृषण कोष के अंदर जो है कि वृषण शरीर के बाहर उपस्थित रहता है। शरीर के बाहर क्यों उपस्थित होता रहता है? समझ गए? अब ध्यान देना, अब जो है कि इस वृषण कोष में जो है कि आप लोग ये 250 पिंडक पाए जाते हैं, छोटे छोटे। समझे? 250 पिंडक पाए जाते हैं वृषण के अंदर। समझे? और इस वृषण के अंदर जो 250 पिंडक पाए जाते हैं, एक वृषण के अंदर 250 पिंडक पाए जाते हैं, और इसके अंदर छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? छोटी छोटी क्या होती है? इसके अंदर नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? छोटी छोटी नलिकाएं होती है। ये नलिकाएं हैं ना? समझे? अब जो है कि ध्यान देना, इस नलिका को हम लोग कहते हैं शुक्रजनक नालिका। इस नलिका को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिका। इस नलिका को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिका। अब शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। शुक्रजनक नलिका में कितनी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है? 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक होता है शुक्रजनक कोशिका, एक क्या होता है? शुक्रजनक कोशिका। कौन सी कोशिका होती है? शुक्रजनक कोशिका। और एक होती है तुम्हारी सेर्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका होती है? सेर्टोली कोशिका। समझे? इतना समझ आ रहा है ना? अब ध्यान देना, ये जो शुक्रजनक कोशिका है यही शुक्राणुओं का निर्माण करती है। यह क्या करती है? शुक्राणुओं का निर्माण करती है। शुक्राणुओं का क्या करती है? निर्माण करती है। सेर्टोली कोशिका क्या होती है? यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। यह शुक्राणु को क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है, ताकि जो है कि शुक्राणु क्या हो सके? जिंदा हो सके। ताकि शुक्राणु जो है कि क्या हो सके? जिंदा हो सके। तो शुक्रजनक कोशिका और सेर्टोली कोशिका आप लोग समझ गए, वह शुक्राणु पैदा करती है, और सेर्टोली कोशिका शुक्राणु को जो है कि क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। अब देखो, वृषण कोष पिंडक, ये जो वृषण कोष पिंडक है और ये वृषण कोष पिंडक है और ये शुक्रजनक नालिका है ना, इसके बीच में आप लोग देखोगे, हम रेड से अभी कर रहे हैं, ये खाली खाली स्थान पाया जा रहा है ना। आए तो शुक्रजनक नलिका और वृषण पिंडक के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है, उसमें जो है कि एक अंतराली कोशिका पाई जाती है। उसमें जो है कि एक लीडिंग सेल पाया जाता है, उसे हम लीडिंग सेल कहते हैं, अंतराली कोशिका कहते हैं। और वही जो है कि क्या निर्माण करती है? मानव नर हार्मोन का निर्माण करती है। यानी कि
हमारा जो हार्मोन है एंड्रोजन यानी टेस्ट्रोजन, उसका निर्माण कौन करती है? लीडिक कोशिका। कौन सी कोशिका? लीडिक कोशिका किसके बीच में होती है? जो शुक्रजनक नलिका है और जो वृषण कोश पिंडक है उनके ही बीच में जो है कि क्या होती है? कौन सी कोशिका होती है? लीडिक कोशिका। और वही जो है कि नर हार्मोन एंड्रोजन का निर्माण करती है, या एंड्रोजन हार्मोन को हम लोग टेस्ट्रोजन कहते हैं, टेस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करती है। तो वृषण समझना, वृषण जो है कि गोलाकार बाहर रूप में होता है। इसका आकार जो है कि अगर हम बात करें ये बिल्कुल गोल होता है, समझे। और इसकी जो है कि देखो 2 से 3 सेंटीमीटर कुछ ऐसे चौड़ाई होती है और लंबाई जो है कि 3 से 4 सेंटीमीटर होती है सामान्यतः। और वृषण जो है कि क्या होता है? पेयर में होता है। और वृषण के अंदर जो है कि प्रत्येक वृषण के अंदर 250 वृषण पिंडक होते हैं। उस वृषण पिंडक के अंदर जो है कि एक होती है शुक्रजनक नलिका होती है। और एक वृषण पिंडक में कितनी शुक्रजनक नलिका होती है? 2 से 3। एक वृषण के अंदर कितने वृषण पिंडक? 250। और उन एक वृषण पिंडक के अंदर कितने शुक्रजनक नलिका? 2 से 3, समझे। तो एक वृषण के अंदर कितने हो जाएंगे शुक्रजनक नलिका? 250 गुणे 3, 750 के लगभग। और उस शुक्रजनक नलिका में अगर बात करें आप लोग को, तो 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है उनके सरफेस पर। एक होती है शुक्रजनक कोशिका जो शुक्राणु का निर्माण करती है, एक होती है सेटोली कोशिका जो पोषण प्रदान करती है। और यहीं पर जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो वृषण कोश पिंडक और शुक्रजनक नलिका इनके बीच में खाली स्थान पाया जाता है। उन खाली स्थान के बीच में जो है कि पाई जाती है अंतराली कोशिकाएँ, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लीडिक सेल। और वही जो है कि क्या करती है? हार्मोन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? 1 मिनट किताब देना तो एनसीईआरटी का देना, 2 मिनट दिखा दे आप लोग को। फिगर बनाने से थोड़ा बेहतर होगा कि फिगर बना दे, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, समझे। अब ध्यान देना, ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये खाली स्थान है ना, इसमें जो है कि अंतराली कोशिकाएं पाई जा रही है। खाली स्थान जो है इसमें अंतराली कोशिकाएं हैं। तो ये जो है कि किसका निर्माण करती है? हार्मोन्स का निर्माण करती है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, जो छोटे छोटे जो ये शुक्राणु जनन कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया, वो जो है कि क्या करती है? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो क्या करते हैं? शुक्राणु बनाती है। और ये जो है कि सेटोली कोशिकाएं हैं, इनके बीच में, इनके ही आसपास, वो जो है कि क्या करती है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? और ये फिगर जो है कि आप लोगों का किस चीज़ का फिगर है? एक शुक्रजनक नलिका का फिगर है, समझे। यानी कि एक शुक्रजनक नलिका का फिगर है। उनमें जो है कि कैसे शुक्राणु बनता है, शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान करता है, और जो है कि उनमें मानव में नर हार्मोन कैसे बनते हैं, ये जो है कि आप लोगों को बताया गया। तो अब बताइए आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि नहीं बना? आ गया समझ में? अब ध्यान देना, अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो जब शुक्राणु बनते हैं, समझे, तो वो जो है कि क्या होते हैं? शुक्रजनक नलिका, ये जो नलिका इसके अंदर देख रहे हो ना, वृषण के अंदर, वो शुक्रजनक नलिका जो है, जिस नलिका के द्वारा बाहर आती है। अरे वृषण के अंदर है तो वृषण के द्वारा बाहर आएगी ना। छोटी छोटी नालियाँ बड़े बड़े नालियाँ में, बड़े बड़े नालों में मिलेंगी ना। तो मेरे गाँव की देखते हो, छोटी छोटी नालियाँ बड़ी नालियों में मिलती हैं। और बड़ी नालियाँ जो है कि सीधे जा करके कहाँ गिर जाती हैं? बड़ की गढ़ी में गिर जाती हैं, समझे। तो छोटी छोटी जो नालियां हैं वृषण कोश के अंदर, जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, वह जो है कि जिस नलिका के द्वारा बाहर आती है उसे हम लोग कहते हैं रेटे टेस्टिस। क्या कहते हैं? और फिर रेटे टेस्टिस, कई सारे रेटे टेस्टिस मिल करके एक बड़ी जो है कि एक नलिका का निर्माण करती है, जिसे हम लोग कहते हैं शुक्रवाही नलिका। क्या कहते हैं? और उसके बाद ये जितने भी ये शुक्रवाही नलिका है, ये सब मिल करके, सबको मिला करके ये जो शुक्रवाही नलिका है, ये जो है कि अंत में कहाँ खुलती है? अधिवृषण में खुलती है। किस में खुलती है? अब देखना, नोटिस करना, जो ये अधिवृषण का स्ट्रक्चर है, यहाँ हमने बहुत घुमावदार बनाया है। बहुत घुमावदार क्यों बनाया है? ताकि जो है कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना जो शुक्राणु बनेगा वो जो है कि आकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। शुक्रजनक नलिका में आकर के क्या, अरे एपिडिडाइमिस अधिवृषण में आकर के क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। और इसका घुमावदार स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फोल्डेड क्यों होता है? क्योंकि एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तभी तो सारे नालियों से जो है कि शुक्रजनक नलिका से, रेटे टेस्टिस से जो भी स्पर्म आ रहा है उसको इकट्ठा कर लेगा ना हो। तो जब इकट्ठा होगा, इसीलिए इसका एरिया ज़्यादा करने के लिए इसका फोल्डेड स्ट्रक्चर बताता है एपिडिडाइमिस का, यानी अधिवृषण का, समझे। तो अधिवृषण तक स्पर्म आ गया, समझे। अब ध्यान देना,
अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो जब यहाँ तक स्पर्म आ गया तो ध्यान देना, अब जितने भी नलिकाएं हैं मेन तो उनका काम खत्म। अब यह जो है कि अधिवृषण जब स्टोर कर लिया तो एक सबसे बड़ी नलिका होती है, बहुत चौड़ी होती है, जिसमें जो है कि सारा का सारा शुक्राणुओं का फ्लो हो सके, उसे हम लोग कहते हैं शुक्र नलिका। क्या कहते हैं? शुक्र नलिका को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वैश डिफरेंस। क्या कहते हैं? वैश डिफरेंस। अब ध्यान दें, ये जो हमारा वैश डिफरेंस है, इसमें शुक्राणु होते होते हुए यहाँ तक आता है, समझे। अब जो हम लोग नर है ना, हम लोग ह्यूमन है ना, हम लोग मेल है ना, तो हम लोगों में मूत्र मार्ग और शुक्राणु मार्ग, मतलब जहाँ पर मतलब शुक्राणु जो सीमन मार्ग है, जहाँ से मतलब नर युग्मक आते हैं, वो दोनों मार्ग एक ही है, समझे। तो अब ये बताओ, यहाँ पर पेशाब बना है ना, पेशाब ये यहाँ पर मूत्राशय है ना, तो इससे पहले इस नालिया में सब जहरीला पदार्थ है कि नहीं है? है ना, है। और शुक्राणु है ना, तो शुक्राणु जब यहाँ पर था तो उसको कौन पोषण प्रदान कर रहा था? सेटोली कोशिका। अब बाहर जाएगा और उसको जो है कि अगर युग्मक जनन करना है तो फिर बाद में उसको कौन पोषण प्रदान करेगा? उसको अब एनर्जी चाहिए ना बाहर जाने के लिए, और फिर अंदर मादा युग्मक के अंदर मादा जो है कि पार्ट है उससे के अंदर भी जाना है, तब तक तो एनर्जी यहाँ तक आकर ख़त्म हो गई। तो जब ये बताओ, गाड़ी में कि अगर आते हो भरौली बहुत ज़्यादा दूरी तय कर लेते, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पर जाकर टंकी भराते हो ना, ताकि और चल सके, तो ये टंकी भरेगा कि नहीं भरेगा अपना? तो यहाँ पर होती है शुक्राशय ग्रंथि, इसे हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या कहते हैं? यहाँ पर शुक्राणु जो है कि फ्रक्टोज, फिर जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को कई सारे जो है कि पोषक तत्व, जैसे फ्रक्टोज हो गया, प्रोटीन हो गया, फिर जो है कि अगर हम बात करें प्रोस्टेटोग्लैंड्स हो गया, वीर्य का जो अधिकांश भाग है, जो शुक्राणु जो है कि क्या होता है, प्रोटीन के साथ फ्रक्टोज के साथ मिल जाता है ताकि उसे पोषण प्रदान हो सके, ना हो। तो जो है कि जब इसके साथ वो मिल जाता है, शुक्राशय ग्रंथि से रिलीज होती है प्रोटीन, फ्रक्टोज इत्यादि, और वो शुक्राणु के साथ जो है कि मिल जाती है, तब शुक्राणु के साथ जब वो मिल जाती है तो उसका रंग जो है कि सफ़ेद चिपचिपा तरल पदार्थ जैसा हो जाता है। फिर जो है कि हम उसे शुक्राणु न कह करके हम उसे वीर्य कहेंगे, और उसी को हम लोग इंग्लिश में सीमन कहते हैं। उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं। तो जब शुक्राणु यहाँ शुक्राशय ग्रंथि से चल देता है, तब यहाँ पर उसको क्या कहोगे? सीमन कहोगे। क्या कहोगे? सीमन कहोगे, समझे। अब वो जो है कि शुक्राणु नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रक्टोज, उसमें जो है कि तुम्हारा प्रोटीन वगैरह वगैरह सब मिल चुका है, और वो जो है कि अब एक तरल पदार्थ बन चुका है। क्या बन चुका है? एक तरल पदार्थ बन चुका है, समझे। अब ध्यान देना, अब जो है कि आगे है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। हमने बताया था कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि, ये जो है कि इसमें जहर है ना, अगर शुक्राणु, अगर इसमें मूत्र बहा है, मूत्र यूरिया है, अगर मिल जाएगा तो हमारे शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे ना, है। तो जब शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर ये बात बताना कि जब शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे तो क्या हमारा जनन अंग, हमारा फिर युग्मक शुक्राणु का फायदा है? हो फिर क्या बच्चा पैदा कर पाओगे? नहीं ना। तो फिर जो है कि क्या होगा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है कि एक ऐसा पदार्थ सीक्रेट करती है जो इसके जहर को ख़त्म कर देती है, और इसका जो है कि इसका जो है कि क्या करती है, ध्यान देना, इसको जो है कि और मुलायम कर देती है, एक ऐसा पदार्थ तरल निकालती है ताकि इसका जो है कि क्या हो जाए, बहुत इसके मार्ग को मुलायम कर देती है, चिकना कर देती है, ताकि जो है कि यहाँ से शुक्राणु चले तो फिसल करके तेज़ी से जो है कि क्या कर सके, मतलब तेज़ी से वहाँ से निकले, और फिर जो है कि क्या हो, प्रक्रिया जो जनन की है, जो जनन की प्रक्रिया है वह पूरा हो सके, समझे। तब जो है कि अगर बात करें आप लोगों को, तो ये है हमारा पेनिस। अब सीसन आ गए। सीसन का ये जो काम आप लोग ये देख रहे हैं, इसका काम बस एक ही है, इसका काम बस एक ही है। जानते हो क्या? जो शुक्राणु बन गया है उसको जो है कि क्या करना, नहीं, फीमेल पार्ट में एंट्री कराना, समझे ना। बस इसका काम है, युग्मक जो बन गया है, जो शुक्राणु, जो सीमन है, उसका स्थानांतरण करना कहाँ? फीमेल के वैगिना पार्ट तक, वैजाइना, फीमेल का योनि पार्ट तक एंट्री कराना।
समझे। इसका काम बस इतना ही होता है और यह पूरा का पूरा मस्कुलर आर्गन होता है और जो है कि यह टिश्यू एक ऊतक का ही बना होता है। यह ऊतक पर इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है, समझे। और ये जो है कि जब आदमी उत्तेजित अवस्था में होता है तो ये जो है कि क्या हो जाता है, यह अपना आकार रूप बदल ले लेता है, समझे। और जब मानव जो है कि नॉर्मल अवस्था में रहता है तो नॉर्मली क्या होता है, इसके टिश्यू क्या होते हैं, फोल्डेड होते हैं और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं जिसका सीधा सीधा कनेक्शन जो है कि तुम्हारे माइंड से है, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत सारे ब्लड वेसल्स भरे हैं। और वही जब मानव उत्तेजित अवस्था में होता है तो जो है कि ब्लड वेसल्स में पूरा का पूरा जो है कि खून दौड़ने लगता है और इसीलिए जो है कि इसका आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और बिल्कुल जो है कि कठोर जो है कि हो जाता है। और ऐसा क्यों, इसलिए नहीं कि इसमें हड्डी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है कि एक स्पेशल ऊतक का बना हुआ है, एक स्पेशल जो है कि टिश्यू का बना हुआ है, समझ रहे हैं ना। अब ध्यान देना, तब जो है कि यह जो है कि जो हमारा पेनिस है, जो ऊतक है, ये जो है कि क्या करता है, ये इसका काम बस एक ही है, इस युग्मक को यानी जो वीर्य है उसको जो है कि मादा के भागों तक पहुँचाना, तभी तो जनन होगा। तो इसका काम केवल बस क्या है, तो प्राथमिक जनन ई नहीं है, प्राथमिक जनन क्या है, ई है। ये जो है कि क्या है, केवल वाहक है। जैसे रसगुल्ला बन गया तो उसको बस पहुंचाने का काम वेटर का काम होता है ना, तो बस इसका काम वेटर का काम है, समझे। तो मेन कौन है, प्राथमिक, लेकिन कुछ लोग समझते हैं मेन यही है, समझे। तो इसका काम बस क्या होता है पेनिस का, कि जो युग्म जो वीर्य बन गया है उसको जो है कि मादा के भागों तक पहुंचाना ताकि जनन हो सके। अब ध्यान देना, इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में शिश्न। और यहाँ पर ये घुमावदार होता है। ये घुमावदार क्यों होता है ये कि आप लोग को हम बाद में बताएंगे, समझे। अब ध्यान देना, ये एक होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसे कंदम मूत्रपंथ ग्रंथि भी कहते हैं हिंदी में। इसका काम क्या होता है, यह एक ऐसा आयली सब्सटेंस रिलीज करता है ताकि ये जो तुम्हारा शिश्न हो वो जो है कि क्या हो, लुब्रिकेट हो, समझे। और हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा जो है कि अगर बात करें आप लोगों का, एक पार्ट है जहाँ पर कोई भी पसीना नहीं होता है। तो शिश्न पर कोई भी स्वेट ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर कोई भी पसीना नहीं होता है। लड़कों इसका अनुभव आप लोगों ने किया होगा, समझे। तो एक जो है कि मानव नर जनन अंग कैसे काम करता है ये बताओ, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल पता चल गया कि नहीं चल गया, कुछ बाकी है तो पूछो। कुछ भी एनी क्वेश्चन आप लोग के लाइफ से रिलेटेड जो आप लोग कभी प्रॉब्लम फेस भी किए होंगे या कुछ जो भी चीज़ों नहीं समझ में आ रही हैं वो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है, गधे वो सब पूछोगे क्या, आए तो ख़त्म करें क्लास। तो क्लास जो है कि आज का हम एंड करते हैं। आज जो है कि पूरा का पूरा आप लोगों का नर जनन अंग के बारे में हमने एक एक चीज़ें बता दिया। इसको जो है कि आप लोग कल रिवाइज पूरा का पूरा कर लीजिएगा, समझे। एक बार जो है कि समरी दे देते, लेकिन समझ रहे हो ना, समरी में क्या है, एक वृषण है, यहाँ से जो है कि कैसे जो है कि शुक्राणु बना है, फिर कैसे यहाँ पर आया, कौन सी ग्रंथियाँ काम कर रही हैं, कौन वीर्य और शुक्राणु में अंतर क्या है, ये सब बता दोगे ना। हर ऑर्गन के काम क्या है, प्राथमिक जनन अंग क्या है, द्वितीय जनक अंग क्या है, सहायक ग्रंथियाँ कौन सी है, सहायक नलिकाएं कौन सी है, फिर तुम्हारी शुक्र जनक कोशिका शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, सेटोली कोशिका क्या होती है, फिर लीडिक कोशिका जो है कि क्या होती है, ये सारे टॉपिक क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मादा जनन अंग को पढ़ते हुए। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।